कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 14 एंड 15 अगस्त का एनालिसिस। इससे अभी मैंने कंपाइल इसीलिए कर दिया है ताकि फिर कल से हम रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि कल फिर 16 का आ जाएगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक दिन डिले से आर्टिकल्स कवर करते हैं ना, तो इसीलिए रेगुलरिटी के कारण मैंने इसको कंबाइन कर दिया है। तो पहला आर्टिकल है अरुणाचल ग्रुप्स पुश फॉर 6th स्केड्यूल स्टेटस। ठीक है, तो अब अरुणाचल वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमें 6th स्केड्यूल का स्टेटस चाहिए। प्रेजेंटली आपने जो स्केड्यूल्स देखे होंगे उसमें अरुणाचल प्रदेश 5th स्केड्यूल में आता है, तो अब बोल रहे हैं हमें 6th स्केड्यूल चाहिए या फिर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसके 6th शेड्यूल की बात की गई है। एंड करंटली अरुणाचल प्रदेश इज़ अंडर द 5th शेड्यूल। ठीक है, ये पता है क्यों, और अभी दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि इससे क्या है कि स्पेशल राइट्स नहीं मिल पा रहे उनकी जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं। और मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रहे हैं कि भाई हमें करो इसमें फॉर मेकिंग अरुणाचलीज ओनर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ना कि सिर्फ प्रोटेक्टर्स बन के रहें। तो बेसिकली ओनरशिप चाहते हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की और अपने तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की। तो इसके 6th शेड्यूल में एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं इन 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि 4 स्टेट्स हैं जिनमें 6th शेड्यूल के अंडर आती हैं। कौन सी? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसके तहत क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्थापित किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। ठीक है, तो गवर्नर बनाते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड फिर रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाते हैं, पर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत इनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, ये कब आया था? 1949 में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास किया था ताकि उनके जो ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। एड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, तो और कौन से आर्टिकल में ऐड किया इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को? 244 एंड 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ध्यान रखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्चुअली होती क्या है और कौन से स्केड्यूल के अंडर आती हैं। एंड गवर्नर बेसिकली क्या है, एम्पावर्ड होते हैं कि वो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, मतलब उनकी बाउंड्रीज अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये पूरा एरिया है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इसमें से मान लो 3 बना दी। ठीक है, 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी, तो इस तरीके से बनाते हैं। देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब एक में एक ट्राइब है, एक में एक ट्राइब है। ठीक है, मतलब अलग अलग ट्राइब्स होंगी। एंड दे कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स एज वेल। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये ना कि सिर्फ प्योरली इलेक्टेड होती है ना प्योरली नॉमिनेटेड, बट इट इज़ अ मिक्स्ड। तो इसमें 26 तो इलेक्टेड होते हैं एंड 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। टर्म कितनी? 5 साल की होती है। एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर ही रहते हैं। ऑटोनोमस रीजन कैन ऑल्सो हैव अ सेपरेट रीजनल काउंसिल। तो जैसे कि ये पढ़ा ना कि सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को, तो वही उसकी एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी हो सकती है। मैंने कि जैसे कि आपको बताया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके नीचे रीजनल काउंसिल्स होती हैं। देन पावर्स क्या है भाई इनकी, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर करेंगी एरियाज जो उनके नीचे आएंगे। ठीक है, रिलेटेड टू लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, तो हर तरीके की चीज़ें देखते हैं। बट ऑल सच लॉज, अगर लॉज बनाओगे तो आपको गवर्नर की एसेंट लेना पड़ेगा। एंड रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बना सकते हैं विलेज काउंसिल अगर उनको लग रहा है ज़रूरत है। ठीक है, एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दीज सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नर, कि कौन से केसेस पे हाई कोर्ट का मतलब ट्रायल्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विलेज काउंसिल है ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, पर ये होता है ना क्रिमिनल ट्रायल तो नहीं कर सकते, तो वो बताएगा गवर्नर कि किस तरीके के केसेस हाई कोर्ट पे जाएंगे और किस तरीके के केसेस विलेज काउंसिल्स पे जाएंगे। देन पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट, मैनेज प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, फेरीज, फिशरीज, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलेशंस कर सकते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग। ठीक है, एंड ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स एज वेल। एक्सेप्शंस क्या है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, जैसे कि हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता था। ठीक है, तो ये होते हैं कि डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते, मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होते हैं। एंड गवर्नर कैन अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट द मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स। ठीक है, तो वो उनको जब कभी ज़रूरत महसूस हो तो वो कमीशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नागालैंड के बारे में बता रखा है भाई आर्टिकल 371A, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर 370 से रेगुलेटेड था, और ये आर्टिकल 371A से कि वही कहते हैं कि नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा एंड उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करके ही अप्लाई होगा जो भी उनकी असेंबली डिसाइड करेगी। दिस इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागा लॉज। ठीक है, वो अपने तरीके से डिसाइड करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर।
देन चलते हैं प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट सेटअप इन कर्नाटका। तो प्राइस ये हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, ठीक है, तो प्राइस को मॉनिटर करेगी, कर्नाटका में बना दी गई है, ठीक है। तो प्राइस किसके, ड्रग्स के, ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंडर आती है, जो इन टर्न डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आती है। तो क्या होती है, PMRU रजिस्टर्ड सोसाइटी है एंड फंक्शन करती है अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो जिस स्टेट में एस्टैब्लिश हुई वहाँ के ड्रग कंट्रोलर के अंडर ये काम करती है। एंड फिर ये इसको फंड कौन करता है, NPPA, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंडर है। क्या करती है, जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है या NPPA है, उसको अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, जैसे कि जन औषधि परियोजना में है, होता है कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे, तो ये उसके तहत तो उनको फैसिलिटेट कराता है। सेमिनार एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएगा, ठीक है, एंड कलेक्ट सैंपल ऑफ द मेडिसिन एंड करेक्ट एनालाइज डाटा, रिपोर्ट्स बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड ओवर प्राइसिंग तो नहीं कर रहे कोई ड्रग्स की। तो ये सब काम करता है PMRU। और कौन सी स्टेट्स में है, ये पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग बाय सेंटर, ठीक है। एंड कंज्यूमर अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी प्राइस मॉनिटरिंग, तो इसका नाम असली में ये है, ठीक है। एंड हैज़ ऑलरेडी सेटअप PMRU इन 12 स्टेट्स, ठीक है। तो 12 स्टेट्स में है, इंक्लूडिंग केरला, कर्नाटका हम पढ़ चुके हैं, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड। सो दीज यू कैन सी। एंड ये बोला गया NPPA कि भाई हम सभी 36 जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें एस्टैब्लिश करके रहेंगे PMRUs, ठीक है। देन NIIO, तो ये नेवल और इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बेसिकली 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, पहले में क्या करेंगे, एक काउंसिल है, ठीक है, जो बेसिकली इनोवेशन में मदद करेगी एंड इंडिजिनाइजेशन करवाएगी, जो भी नेवल एस्पेक्ट्स है, नेवल टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, इनोवेशन को प्रमोट करेगी और इंडिजिनाइजेशन मतलब आत्मनिर्भर वाली चीज़ कराएगी। अब वर्किंग ग्रुप अंडर मतलब इसके अंडर एक वर्किंग ग्रुप होगा जो इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा। तीसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल होगा, ठीक है, जो देखेगी भाई इमर्जिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ कैसी हैं और उनको मतलब बेसिकली इसमें वो डाल देगी और ये टेक्नोलॉजीज़ को मॉनिटर करेगी। तो ये 3 चीज़ हैं, ठीक है, एक काउंसिल और एक वर्किंग ग्रुप और इसके नीचे एक्सेलरेशन सेल, ठीक है। फंक्शंस क्या होंगे, एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर लेके आएंगे, ठीक है, विद एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज टुवर्ड फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। बेसिकली डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस हो। हमने कुछ दिन पहले आर्टिकल में कवर किया था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि 101 जो डिफेंस आइटम्स हैं उनका हम जैसे कि असॉल्ट राइफल्स वगैरह काफ़ी हद तक हम इंडिजिनाइज करेंगे, हम उनके इम्पोर्ट्स पे बैन लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमारी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। एंड ड्राफ्ट जो डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी है 2020 की, उसका मेन मकसद ही यही है कि इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सके। एंड इंडियन नेवी ने ऑलरेडी इसमें काम स्टार्ट कर दिया है विद द डेवलपमेंट ऑफ NIIO, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, अंडर दिस डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी के तहत NIIO एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। देन इज़ अबाउट ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, 130 करोड़ में से ओनली 1.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, तो जो बेचारे भर रहे हैं उनको ऑनर करने के लिए ये है प्राइम मिनिस्टर ने न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, टू डिजिटाइज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बेसिकली किसके लिए, कि भाई बेचारे 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग तो टैक्स भरे, उनको भी दिक्कत ना हो टैक्स भरने में, ताकि एक पेनलेस हो, मतलब जल्दी जल्दी उनका टैक्स मतलब रिफंड हो तो वो रिफंड आ जाए, और अगर भरना है तो ईजिली भरा जाए। रिफॉर्म एंड सिंप्लीफाई आवर टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, मतलब आपको जाके नहीं भरना पड़ेगा, या कोई अगर आपकी ग्रीवांसेज है वो ऑनलाइन रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। फेसलेस असेसमेंट तो पहले भी आ चुकी है, बट फेसलेस अपील मतलब आप अपील कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है, तो वो 25 सितंबर से चालू होगा। तो बता चुकी हूँ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं। एंड अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो लोगों को आगे आगे टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है तो लोगों को समझ ही नहीं आता, आधे लोगों को तो पता भी नहीं कि टैक्स भी भरना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए कम करना पड़ेगा, एंड ताकि लोग इससे कंप्लाई कर सकें, ठीक है। तो द टैक्स सिस्टम शुड बी सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। तो ये तीनों वर्ड आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। रीसेंट टैक्स रिफॉर्म्स क्या आए हैं कि भाई अगर 1 करोड़ तक का आपका कोई लफड़ा चल रहा है, ठीक है, टैक्स रिलेटेड, तो वो हाई कोर्ट में सेटल हो सकता है और 2 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तो बेसिकली उससे नीचे वाले क्या है कि विवाद से विश्वास स्कीम्स हैं, ठीक है, या मतलब बेसिकली टैक्स लिमिट्स में आपको हर चीज़ के लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे लीगल बर्डन कम हुआ, तो उन्होंने
कैप कर दिया है कि भाई इतने रुपीज़ का ही दिक्कत है तो ही आप पोर्ट में जाओगे। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम जिसमें बोला गया कि भाई आप आउट ऑफ द, क्या बोला गया था कि आप, हम आपको टाइम देते हैं एंड आपके जो भी टैक्स बकायदा है वो आप भर दो, वरना फिर हम आप पे बाद में इस पे ज़्यादा पेनल्टी लगाएंगे। तो पेनल्टी लेस के लिए बोला था विवाद से विश्वास स्कीम में। एंड टैक्स स्लैब को भी रेशनलाइज कर दिया गया क्योंकि हमने नए बजट में देखा कि ज़ीरो टैक्स है फॉर इनकम अप टू ₹5 लाख। देन अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो भाई स्वाइन जब भी आ जाए ना तो दैट इज रिलेटेड टू पिग्स, तो अफ्रीकन से ओरिजिनेट हुआ है स्वाइन फीवर। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू जैसा ही है। तो हाईली कंटेजियस डिसीज जिसने असम को इन्फेक्ट किया गया है, असम और अरुणाचल दोनों में ही अफेक्ट हो रखा है। इससे क्या है कि हाउस होल्ड इनकम अफेक्ट हो रही है क्योंकि वहाँ पे पिग का मीट ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो जो बिजनेस वाले सेक्टर है वो ज़्यादा इसमें अफेक्टेड है। एंड यू वेरी वेल नो असम में अब तो फ्लड्स भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है बिकॉज दिस इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? हाईली कंटेजियस एंड फेटल एनिमल डिसीज है जिसकी 100% मोर्टेलिटी है, मतलब हो गया तो मर ही जाएगा। ठीक है, हेमोराजिक फीवर है, मतलब क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग करवा देता है ये जो वायरस होता है। ठीक है, इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग कॉज हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती बेसिकली ब्लीडिंग। तो पहली बार अफ्रीका में आया था, मोर्टेलिटी इज क्लोज टू 100% और कोई क्योर नहीं है अब तक इसका। ह्यूमंस को तो थ्रेट नहीं है क्योंकि एनिमल से एनिमल्स में स्प्रेड होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी है, इसीलिए ज़्यादा क्योंकि 2% से भी कम मोर्टेलिटी है जो ये कोरोना वायरस है और इसके लिए हम इतना पैनिक करें। सो यू कैन इमेजिन कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज़ हाईली कंटेजियस, बट क्योंकि ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता सो वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न। दैट इज़ बेसिकली द ह्यूमैनिटी प्रेवेलेंट दिस टाइम। देन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आप मुझे डिफरेंस बताएंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो इंडिया में क्या है कि जो फार्मर्स है, ऑर्गेनिक फार्मर्स जितने भी है वो नंबर 1, मतलब इंडिया स्टैंड करता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स इंडिया में है एंड जितना एरिया हम कल्टीवेट करते हैं उसमें हम 9th स्टैंड करते हैं इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम पहली ऑर्गेनिक फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट हो चुके हैं। त्रिपुरा और उत्तराखंड बोलते हैं हम भी, ऐसा टारगेट है हमारा। एंड नॉर्थ ईस्ट भी ट्रेडिशनली कुछ काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक है क्योंकि हमसे ज़्यादा तो कम केमिकल खाते हैं ना वो लोग। सिमिलरली ट्राइबल एंड आइलैंड टेरिटरीज भी इस पे जा रहे हैं इन चीज़ों की तरफ। एंड जो ऑर्गेनिक मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या है? फ्लैक्स सीड्स, सिसमी सीड्स एंड मेडिसिनल प्लांट, सोयाबीन, टी हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं भाई? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एंड परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस होता है जो 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में क्या होता है कि एक बेसिकली टैग हो जाएगा कि ठीक है अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो ये कंडीशंस होनी चाहिए तब आपका प्रोडक्ट हम ऑर्गेनिक मानेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इससे एक यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगी। जो फार्मर्स बना रहे हैं वो सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स करेंगे एंड जिससे वो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड हमारा मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो आर प्रमोट बोथ द स्कीम्स, दीज स्कीम्स आर प्रमोटिंग सर्टिफिकेशन अंडर पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ताकि वो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स को टारगेट कर सके। तो ये दो आपको याद ही रखने पर आप परंपरागत कृषि विकास योजना एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि कोई पूछ ले क्या इसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं कि हाँ होते हैं, इसमें बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट। इट इज़ अ यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम विच प्रमोट्स एंड एनहांसेस बेसिकली एग्रीकल्चर की हेल्थ ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो ये क्वेश्चन तो भाई आपको आंसर देना ही पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं खुद भी बता सकती हूँ बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है विच आई थिंक यू मस्ट पॉन्डर ओवर। देन इज़ अबाउट व्हाट इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो न्यू कनेक्टिविटी मेजर्स ताकि हम मालदीव्स के साथ लेके आ सके, इसलिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट बनाने की सोचा है। ठीक है, अनाउंस कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेन्नई से लेके हमने पोर्ट ब्लेयर तक अभी कनेक्टिविटी सबमरीन 2300 किलोमीटर की अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर केबल हमने बिछाया है। तो सेम केस हम मालदीव्स के साथ करने वाले हैं। तो ये कनेक्टिविटी में क्या होगा? लाइन ऑफ क्रेडिट में एयर कनेक्टिविटी होगी फॉर ट्रैवल, डायरेक्ट फेरी सर्विस जो लेके आएगी छोड़ के आएगी, सबमरीन केबल जैसे कि हमने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में लेकर आए हैं, एंड असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा? जो आसपास के 3 आइलैंड्स है येवेनगिली एंड थिलाफूशी एंड गुही फालू आइलैंड्स, इनके साथ उसकी कनेक्टिविटी हो पाएगी। देखो ये लोकेशंस आप देख सकते हैं, इनके साथ इसकी कनेक्टिविटी हो पाएगी। उसके लिए हम उनको मतलब बेसिकली लोन्स देंगे एंड जिससे वो अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाएंगे।
So India will support implementation of GMCP in Maldives through financial package consisting of a new line of credit, मतलब 400 मिलियन देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या देंगे हम बेसिकली, लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत क्या होता है कि नॉट अ ग्रांट बट सॉफ्ट लोन, ठीक है। बेसिकली कंसेशन रेट्स, मान लो दूसरों को हम 11% पे दे रहे हैं, इनको हम 9% पे दे देंगे, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन दिया जाता है ताकि वो बाद में रीपे कर सकें। एंड इससे क्या होगा, हेल्प्स प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्यों? क्योंकि आपको 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको इंडिया से सोर्स करना पड़ेगा, तो आपको इंडिया से लेना पड़ेगा एंड तभी मतलब रॉ मटेरियल है प्रोक्योर करना पड़ेगा, तभी हम आपको सस्ता लोन देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आई थिंक, एंड इससे हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। देन इज अबाउट सार्थक, तो ये क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल क्या है, तो फिर ये घूम घूम के देखेगा, जैसे कि हमारी पीसीआर घूमती रहती है उस तरीके का है। रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इट इज़ इन द 4th इन द सीरीज ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है। तो ये बेसिकली शिप है, तो इससे क्या होगा कि इससे पहले 4 ऐसी और बनाई जा चुकी हैं। एंड डिजाइन एंड बिल्ड इंडिजिनियसली, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इट इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया गया है। प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है, मेडिटेरेनियन सी, तो इसको तो आप रट लो, खून में संभालो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेरेनियन सी। तो बेसिकली किससे किसको कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक को अटलांटिक से कनेक्ट होता है बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। टू द सी ऑफ मरमरा एंड द ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी से किससे कनेक्टेड होता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। एंड स्विस कैनाल से कनेक्ट होता है रेड सी से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले ये देखो मेडिटेरेनियन सी है, तो इधर हमारा रेड सी पड़ता है, तो ये देखो स्विस कैनाल यहाँ पे पड़ गया, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, ये गल्फ है, तो यहाँ पे रेड सी पड़ता है, तो इससे स्विस कैनाल से कनेक्ट हो गया। एंड ये ब्लैक सी है, तो ये सी ऑफ मरमरा इधर आ गया, एंड ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी कैसे कनेक्ट होते हैं, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अटलांटिक शुरू हो जाता है, ये अटलांटिक है, ठीक है। एंड ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है। तो इसके आसपास जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है रट लो बुरी तरीके से, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों आया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आई थिंक अभी मेरे को पॉज करती हूँ, मैं आपका 15 अगस्त का अभी नेक्स्ट बनाती हूँ मैं आपका एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।